आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है, ठीक है। कि एक साइड प्राचीन स्थल दिए गए हैं और दूसरे साइड इनके पुरातात्विक खोज के स्थल दिए गए हैं, ठीक है। लोथल से क्या मिला है दोस्तों? लोथल से आपका मिला है गोदीबाड़ा, ठीक है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से दोस्तों आपका मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 आपका यहाँ पर नहीं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3, क्योंकि लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जबकि बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है, ठीक है। ये सभी क्या है? हड़प्पा कालीन आपके स्थल हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद, एक साइड सूची दी गई है, दूसरे साइड सूची सेकंड दी गई है और इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऋग्वेद संबंधित है आपका स्रोत और प्रार्थनाओं से। स्रोत प्रार्थनाएं एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ऋग्वेद के आगे संगीतमय स्रोत है, देखिए संगीतमय जो स्रोत हैं ये तो हैं सामवेद से संबंधित है, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद का मतलब है तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है क्या? अथर्ववेद, ठीक है। जबकि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं और यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, जिसमें कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं या मंत्र स्थित हैं। यजुर्वेद के में स्रोत क्या हैं? स्रोत और कर्मकांड हैं, ठीक है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्रोत हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद के 20 अध्यायों और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऋग्वेद संबंधित है किससे? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा भी जा चुका है पहले, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इनका जो परिनिर्वाण दोस्तों हुआ था, वो हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण से मतलब है इनकी मृत्यु से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लू की राजधानी पावापुरी पहुंचे थे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे, ठीक है। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया था। इससे उन्हें क्या हो गया? रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई थी। और इसी वेदना के बाद में ये कुशीनारा पहुंचे थे या कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में या अवस्था में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध या जो हमारे गौतम बुद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है, जहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है कुशीनगर में, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है वह कहाँ क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। और 3 बौद्ध समितियों का आयोजन हुआ था आपका। पहली का राजगृह में, दूसरी का वैशाली में, तीसरी का पाटलिपुत्र में और चौथी जो बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो 4 मुख्यतः बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, ठीक है। तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो कि हैं कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और ना और क्या है हमारा? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है। किसके लिए? इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, ठीक है। जबकि अगर हम बाण भट्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाण भट्ट ने किसकी रचना की थी? बाण भट्ट ने कादम्बरी, कादम्बरी और हर्षचरित, क्या? हर्ष चरित्र की रचना करी थी किसने? बाणभट्ट ने, ठीक है। वहीं हम बात करें वात्स्यायन की, ठीक है। तो वात्स्यायन ने रचना करी थी किसकी? कामसूत्र की, कामसूत्रम की और न्याय सूत्र
की, ठीक है। कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष की रचना करी थी किसने? वात्स्यायन ने। और वहीं विशाख दत्त के बारे में बात की जाए तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा है? कादम्बरी और हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। वात्स्यायन की क्या है? कामसूत्रम है। और न्याय सूत्र भाष है। और वहीं मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर क्या करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। और कब करी थी? 1336 ईस्वी में। एक एग्जाम में इसका साल भी पूछा गया है। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी। और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश क्या कहलाया? संगम वंश कहलाया। क्या? संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का का जो वंश था वह संगम वंश कहलाया, ठीक है। और हरिहर और बुक्का जो थे दोस्तों, यह कामपिली राज्य के मंत्री थे। कौन से राज्य के? कामपिली राज्य के। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529 में, ये भी बिल्कुल सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था, ये दोस्तों सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बाबर के प्रमुखता 4 युद्ध थे। बाबर के बारे में एक स्टोरी आप याद रख सकते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 26 में पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है, जिसमें बाबर जीता था। अगला 26 में पानी पी लिया, फिर 27 में क्या खाएगा? खाना खाएगा पानी पीने के बाद। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, किसके किसके मध्य में? बाबर और राणा सांगा के मध्य में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें भी बाबर जीत गया था। फिर 27 में खाना खा दिया, फिर 28 में क्या हुआ? 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है, जिसमें बाबर जीता था। फिर क्या हुआ? 28 में चल दिया, फिर 29 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के मध्य में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और एट लास्ट में 1530 में क्या हुई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखना है 1526, किस किस के मध्य में हुआ था? बाबर के मध्य में और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको याद रखना है दोस्तों। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, किस किस के मध्य में हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, ठीक है। और वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध भी आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। मराठाओं के मध्य में और अफगानों के मध्य में हुआ था, जिसमें अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था कौन? अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे कौन? महासदाशिव भाऊ, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके काल में थी, ठीक है। गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में? तो जो अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी दोस्तों, ये किसमें थी? मराठा प्रशासन में थी, ठीक है। शिवाजी ने दोस्तों राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था करी थी। किसने? शिवाजी ने, ठीक है। मराठा प्रशासन में भी शिवाजी ने क्या की थी? अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके तहत क्या होते थे? 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। इसमें पेशवा होता था, अमात्य होता था, मंत्री होता था, सचिव होता था, सुमंत होता था, सेनापति होता था, पंडित राव होता था और न्यायाधीश क्या होते थे? इसमें शामिल होते थे, ठीक है। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र होता था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक राजा या प्रत्येक मंत्री जो है वह राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो मुख्यतः क्या थे? 8 मंत्री थे, ठीक है। जिसमें पेशवा जो था वो राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था। बाद में जाकर जो राजा की भूमिका कमजोर होती रही, पेशवा का वर्चस्व बढ़ता रहा। दूसरा अमात्य था, जो कि वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाता था। तीसरा वाक्या नवीस या मंत्री था, जो कि राजा के दैनिक कार्यों एवं दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। चौथा सचिव होता था। पांचवा सुमंत या दबीर होता था, जो कि विदेश मंत्री था। पांचवा सेनापति होता था, ठीक है। छठा आपका पंडित राव होता था, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाने का काम था पंडित राव का। और आठवां जो था वो न्यायाधीश था, जिसे मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। किस किस के मध्य में हुआ था? तो भारतीय जो उस टाइम पे राजा थे और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। भारतीयों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, अपदस्थ नवाब जो था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तथा अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। 1764 में
अक्टूबर 1764 में शायद बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे। इसके बाद में अक्टूबर मतलब जो 1900 आपका सॉरी 1765 जो है, उसमें फिर आपकी क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में, ठीक है। इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि प्रथम, इलाहाबाद की संधि सेकंड, ठीक है। एक संधि सुजाउद्दौला के साथ में होती है और दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है। तो याद रखना बक्सर का युद्ध किस किसके मध्य में हुआ था, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य में, ठीक है। अगला क्या है, सहायक संधि 1863। नहीं दोस्तों, सहायक संधि के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, सहायक संधि के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, ठीक है। और सहायक संधि प्रणाली का शुभारंभ कब से हुआ था, 1798 से हुआ था, इसलिए आपका यही कथन क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए 1833 में ही सबसे पहले क्या हुआ था, जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। और विलियम बेंटिक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के पश्चात में, ठीक है। तो ये भी सही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब हुआ था, 1833 में, ठीक है। और पूर्णतः एकाधिकार हो गया था। इससे पहले 1813 में दोस्तों चाय और चीनी को छोड़ करके अन्य चीज़ों पे एकाधिकार हुआ था, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अगला डी वाला ऑप्शन क्या है कि ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के मध्य में कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है कि जो ब्रिटिश नागरिक हैं और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार कब खोला गया था, 1813 में खोला गया था, ठीक है। चीनी और चाय को छोड़ करके सारा व्यापार खोल दिया गया था, लेकिन पूर्णतः एकाधिकार कब स्थापित हुआ इनका, 1833 में स्थापित हुआ था, ठीक है। सहायक संधि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसी कारण सहायक संधि प्रणाली के जनक के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है, ठीक है। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था दोस्तों, हैदराबाद बना था, ठीक है। कब स्वीकार करती, 1798 में हैदराबाद प्रथम राज्य बना था, इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये आपको याद रखना है, बाकी और ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। दोस्तों जो इस्तमरारी बंदोबस्त है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। कब, 1793 ईस्वी में, ठीक है। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, विसवेदारी बंदोबस्त आदि नामों से जाना जाता था, ठीक है। इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश और वाराणसी का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था और संपूर्ण ब्रिटिश भारत का लगभग 19% क्षेत्र क्या था, इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत आता था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि जमींदारों को क्या किया गया था, भूमि का स्वामी घोषित किया गया था, ठीक है। और टोटल जो लगान था उसमें से 10/11 भाग पर जो लगान था वह कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जो होता था जमींदार अपने पास रखता था, ठीक है। जमीन का मालिक इसमें जमींदार को बनाया गया था, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति या भद्र नवाब हुआ करते थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, तो मेनली स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एक साइड आपके क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उनके स्थान दिए गए हैं, ठीक है। और मुख्यतः जो एक क्रांतिकारी है, या 1857 की क्रांति से संबंधित यह आपका प्रश्न है। तो नाना साहब का जो स्थान था कहाँ था, कानपुर से, ठीक है। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नवाब जो हामिद अली खान थे, इन्होंने नेतृत्व किया था कहाँ से, दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला ने जो नेतृत्व किया था वो क्या था, लखनऊ से। और मनी राम दीवान ने नेतृत्व किया था कहाँ से, असम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 3, 4, ठीक है। तो और 1857 की जो क्रांति हुई थी, या प्रथम सैनिक विद्रोह कहा जाता है या प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है, इस टाइम पे हमारे वाइसराय कौन थे, कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, या गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग इस टाइम पे गवर्नर जनरल था, ठीक है। वहीं झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने नेतृत्व किया था, ठीक है। और अवध से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो 1838 में दोस्तों कलकत्ता में सबसे पहले जमींदारी एसोसिएशन एंड और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1838 में हुई थी। तो
प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। कलकत्ता में, ठीक है। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको 1838, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में, ठीक है। मतलब वैसे तो बहुत बार पूछा जा चुका है। चंपारण है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, खेड़ा है और असहयोग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सीक्वेंस यही है दोस्तों। सबसे पहले क्या चलाया था? चंपारण सत्याग्रह चलाया था गांधी जी के द्वारा। कब? 1918 में, ठीक है, या 1917 अंतिम से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अहमदाबाद में हड़ताल हुई थी। कब हुई थी ये? फरवरी मार्च 1918 में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कब? मार्च 1918 में, ठीक है। और उसके बाद में असहयोग आंदोलन होता है 1920-22 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, वो अगला खेड़ा सत्याग्रह और अगला क्या हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन, ठीक है। जो चंपारण सत्याग्रह था या चंपारण आंदोलन था, यह तिनकठिया प्रणाली के विरोध में शुरू किया गया था, ठीक है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल मिल कर्मचारियों से संबंधित था, ठीक है, और मतलब टैक्स से संबंधित था ये, ठीक है। अगला खेड़ा सत्याग्रह कृषक संबंधित था। असहयोग आंदोलन तो आपको बताइए एक बृहत आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन जो था मुख्यतः पूरे भारत में जिस आंदोलन का प्रसार हुआ था वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है, ठीक है। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? जो 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, तो 1916 में जो आपका लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का फिर से क्या हो गया था? इसमें मित्रता हो गई थी, ठीक है, यानी कि विभाजन रद्द हो गया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी यहाँ पे संबंध स्थापित हो गए थे, उनके मध्य में भी संधि हो गई थी, ठीक है। तो गर्मजल और नर्मजल दोनों ने मिलकर किस समझौते के तहत? तो लखनऊ समझौता, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी, 1916 में हुआ था। अगला ऑप्शन आप क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी जिस दिन से असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण असहयोग आंदोलन फिर आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास में शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सही कालाक्रम क्या है। सबसे पहले क्या हुआ देखिए, लखनऊ समझौता हुआ फर्स्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ थर्ड, फिर चौथा हुआ फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, लखनऊ समझौता 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 और स्वराज दल की स्थापना 1923, ठीक है। लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल की दोबारा से क्या हुई थी? संधि हो गई थी, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी यहाँ पर मित्रता हो गई थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी दोस्तों कब? 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी और इसी माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था, ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि को निश्चित किया गया था। और यह अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम था, या जो हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, या द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, यह कब से प्रभावी हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 से यह प्रभावी हुआ था, ठीक है। और माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा 51वां प्रश्न है। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों, जीएस में बहुत ज़्यादा डिक्टेट हो गया है, ठीक है। तो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोइड श्रृंखला में क्या क्या समाविष्ट होता है, ठीक है। तो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोइड जो श्रृंखला है, इसमें दोस्तों क्या क्या होता है हमारा? एक तो नाइट्रोजनी क्षारक होता है, दूसरा डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन के साथ में मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है, ठीक है। डीएनए चेकिंग करते हैं, गुणसूत्र की संरचना बनाता है। और डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। एक तो क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है जो कि क्या होता है? प्यूरिन या पिरिमिडीन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? शुगर के कंटेंट इसमें होते हैं,
डीएनए में डी राइबोस नामक 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। क्या होती है? 5 कार्बन शुगर यानी कि शर्करा यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, एक फास्फोरिक एसिड भी होता है यानी कि फास्फेट समूह भी पाया जाता है, इसलिए आपका कथन ए सही सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक साइड आपके सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आपको इनको सुमेलित करके सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है और क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, अगला राइबोसोम क्या काम करता है और लाइसोसोम क्या काम करता है, यह आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों? एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। राइबोसोम आपका क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जबकि जो लाइसोसोम है वह अंतः कोशिकीय पाचन का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। यह क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा जो जो भी ऊर्जा मुक्त होती है उसको एटीपी के रूप में संचित करता है, ठीक है। यानी कि एटीपी का निर्माण करता है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। इसी कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस। बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और वह एटीपी के रूप में यहाँ पे संरचित होती है, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसे हिंदी में कहा जाता है हरित लवक, ठीक है। तो हरित लवक क्या करता है? यह पर्णहरित की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हरे रंग का होता है और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब की क्रिया से कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल वो प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं होती हैं जिन पर कोई भी बाह्य आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला है दोस्तों हमारा क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? अंतः कोशिकीय पाचन का काम करता है, ठीक है। और लाइसोसोम जंतु कोशिका में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका निर्माण गोल्जी कॉय द्वारा होता है, ठीक है। तो कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोल्जी कॉय की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो वह किसका होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं? अंतः कोशिकीय पाचन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है, इसी कारण इस लाइसोसोम को कभी कभी आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, आत्मघाती थैली भी किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न कि एक साइड सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है और आपको इसके सुमेलित करना है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकाणु और प्लाज्मा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ठीक है। आरबीसी कहते हैं इसे, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी क्या करता है? यह संक्रमण से संघर्ष करता है, ठीक है। जो पट्टिकाणु होता है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है और जो प्लाज्मा होता है वह विलीयित पदार्थों का वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों, यह गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है, इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करेगा क्या? आरबीसी, ठीक है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्या होता है आपका? श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यह अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, ठीक है। जो क्या करती है? संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, ठीक है। अगला है आपका मोनोसाइट या केंद्राणु सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है, ठीक है। क्या? मोनोसाइट या केंद्राणु क्या होता है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों पट्टिकाणु, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब आपको डेंगू वेंगू होता है तो कहते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होती हैं, क्या? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स या फिर आप कह सकते हैं पट्टिकाणु सूक्ष्म या रंगहीन होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होती है, ठीक है। मानव के कुल रक्त आयतन में उसके बाद में आ जाता है क्या? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? विलीयित पदार्थों का वाहक होता है और प्लाज्मा मानव के कुल रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? रंगहीन तरल होता है एवं
इसका अधिकाधिक भाग क्या होता है, लगभग लगभग जल में घुला हुआ होता है। यानी कि अगर हम कहें जो 55% हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है, इसका जो 90% भाग है वो क्या होता है, इसमें जल होता है। ठीक है, इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः है वो कौन कौन से, ग्लोब्यूलिन है, एल्व्यूलिन है, और फाइब्रो जो फाइब्रिनोजन है वह यकृत में बनने जाने वाले क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, वो है ग्लोब्यूलिन, अगला है एल्व्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और तीसरा है दोस्तों क्या, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए, ऊष्मागतिकी का मात्रक केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, बिल्कुल सही है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कितनी मूल राशियां पाई जाती हैं, 7 मूल राशियां पाई जाती है जिनके साल मूल मात्रक पाए जाते हैं। ठीक है, मूल राशियां कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी ताप, पदार्थ की तीव्रता और ज्योति तीव्रता। ठीक है, देखिए ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, जबकि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये 7 क्या होते हैं, हमारे मूल राशियां होती हैं और इनके मूल मात्रक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एसिटिक अम्ल चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल नींबू और फार्मिक अम्ल पालक। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो एसिटिक एसिड होता है ना, जो एसिटिक अम्ल होता है, इसका स्रोत चींटी का डंक नहीं होता है, इसका स्रोत होता है सिरका। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का स्रोत होता है। ठीक है, वहीं जो सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, नींबू होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, पालक नहीं होता है, फॉर्मिक अम्ल का स्रोत होता है चींटी का डंक। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल 2 सिट्रिक अम्ल आपका यहाँ पे सही सुमेलित होगा, क्योंकि नींबू में ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड जो है वह चींटी के डंक में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे सिट्रिक एसिड जो हमारा खट्टे फल जैसे संतरा वगैरह वगैरह, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एक का प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये नींबू और खट्टे फल इसमें ही पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी। ठीक है, अगला है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। पालक में कौन सा पाया जाता है, पालक में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आंवले में हो गया, इमली में हो गया, अंगूर, कच्चे आम वगैरह वगैरह में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। किसको, इसमें आंवला हो गया, खट्टा फल हो गया, इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे कुछ क्षारों के बारे में बात करें कि चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने के पानी में। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो देखिए जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी तो आपको पता ही है, क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, कार्बन भी चाहिए होता है, हाइड्रोजन भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, सल्फर भी चाहिए होता है और फास्फोरस भी चाहिए होता है। ठीक है, मुख्यतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए 6 प्रमुख तत्वों की भूमिका होती है। कौन कौन से हैं तत्व, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ठीक है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है,